हेलो क्लास। टुडे टुडे वी विल स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट जो करेंगे, पहले सबसे हम लोग जान लेते हैं जैसा कि एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में। और ऊर्जा के बारे में ये चैप्टर ही है स्रोत के ऊर्जा, स्रोत के ऊर्जाओं के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एनर्जीज। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। तो बेसिकली हम जो है पिछले वीडियो लेक्चर्स में और ऑनलाइन क्लासेस में आपके, मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर अपलोड किया है और जो ऑनलाइन क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए हैं, उसमें मैंने आप लोगों को आइसोलेटेड सिस्टम बता दिया है और ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये तीन तरह के सिस्टम्स को मैंने बता दिया है। और एक और सिस्टम मैंने बताया था, एडियाबेटिक सिस्टम को मैंने बताया है आप लोगों को, एडियाबेटिक सिस्टम्स। और जितने लोग जुड़े होंगे वो सारे लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। जो नहीं समझे होंगे वो हमारा वीडियो लेक्चर एक बार देख लेंगे, एकदम सेम टू सेम है, समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। और जैसा कि एनर्जी के बारे में, एनर्जी और दो दो सिस्टम और मैंने बताया था, वर्किंग मटेरियल के आधार पर बांटा गया था। उन दोनों सिस्टम्स को, दो प्रकार के सिस्टम थे, वर्किंग मटेरियल के आधार पर, कार्यकारी पदार्थ के आधार पर मैंने दो सिस्टम्स को बांटा था, दो सिस्टम्स को मैंने बांटा था। तो आई थिंक मुझे जहां तक लगता है कि वो मैंने आप लोगों को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, समांग और असमांग, मैंने आप लोगों को निकाय के बारे में बताया था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। जहां तक मैं थोड़ा सा और रिव्यू कर देता हूँ थोड़ा सा। होमोजीनियस सिस्टम जो हमारा था वो सेम पदार्थ था, मतलब कि अगर हम किसी एक अवस्था में किसी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, किसी एक अवस्था में हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, निकाय में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्या बोलते थे? होमोजीनियस बोलते थे। अगर दो अवस्थाओं में, तीन अवस्थाओं में हम पदार्थों का इस्तेमाल करते थे, जैसे बर्फ हो गया और पानी हो गया। बर्फ क्या है? हमारा फेज क्या है? इसमें सॉलिड है। और पानी का हमारा फेज क्या है? लिक्विड है। तो यहाँ पे दो अवस्थाओं के कार्यकारी पदार्थ हैं, मतलब एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है। तो ये क्या हो जाएगा? टू फेज हो जाएगा, द्वि अवस्था हो जाएगी। अगर तीन अवस्था में ले लिया, बर्फ ले लिया, पानी ले लिया और उसका स्टीम ले लिया, तो तीन अवस्था में हमने किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कार्यकारी पदार्थ का इस्तेमाल किया। क्या? किसमें? तीन अवस्थाओं में। तो क्या हो गया? त्रि अवस्था हो गया। ये दोनों क्या है? हमारे हेट्रोजीनियस हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, हम सर्वप्रथम जान लेते हैं क्या, सर्वप्रथम हम जानते हैं एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में हमको जानना है। तो देखो, पहला लाइन जो इसमें लिखा है 1.3 टॉपिक ऊर्जा में, 1.3 टॉपिक ऊर्जा में, इसमें लिखा क्या है? कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। कार्य करने की क्षमता ही हमारी क्या होती है? ऊर्जा होती है। अब देखिए, इस लाइन को हम समझेंगे कैसे? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए, इस लाइन को समझने के लिए अगर थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट कीजिए तो जैसे अगर 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 हम कहें कि किसी भी वाहन को, किसी भी मोटर बाइक को, किसी भी मोटर बाइक को अगर 1 लीटर पेट्रोल हमने, 1 लीटर पेट्रोल हमने इंजेक्ट किया, उसमें डाला, अगर 1 लीटर पेट्रोल हमने डाला, तो उसे क्या मिला? उसे 1 लीटर पेट्रोल की ताकत मिली। 1 लीटर पेट्रोल में जितना कार्य हो सकता है वो ताकत मिली। अब देखिए, 1 लीटर में अगर हम 50 किलोमीटर अपनी बाइक लेकर के चले गए, 50 किलोमीटर हम अपनी बाइक लेकर के चले गए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 लीटर में 50 का माइलेज मिला, यानी कि 50 का क्या मिला? 50 किलोमीटर का केएम पर लीटर, किलोमीटर प्रति लीटर का हमें क्या मिला? वर्क मिला। तो ये क्या हो गया? हमारा एनर्जी कितनी मिली हमें? 50 किलोमीटर प्रति लीटर चलने की, दौड़ने की ऊर्जा मिली मुझे। ठीक है, तो यही कह रहा है, कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। दूसरा एग्जांपल एक और आप लोग को समझाने की कोशिश मैं करूंगा डेली लाइफ के अकॉर्डिंग। अभी तो मैंने ऑटोमोबाइल का एक उदाहरण दिया आप लोगों को, अब मैं बताऊंगा
डेली लाइफ के अकॉर्डिंग। जैसे हर व्यक्ति की दोनों टाइम खाना खाता है, ठीक है? दोनों टाइम खाना खाता है वो। मान लीजिए सुबह आपने 2 रोटी खाई, अब 2 रोटी खाई तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचारण होगा, एक ऊर्जा मिलेगी आप लोगों को, आपको उस 2 रोटी से। तो अब उस 2 रोटी से आपने कुछ कार्य को, कुछ एक्सरसाइज को, व्यायाम को, किसी कार्य को किया, तो क्या हुआ? वो 2 रोटी हमें क्या दिया? कार्य करने की क्षमता को दिया। तो जो कार्य करने की क्षमता है उसी को हम क्या कह रहे हैं? ऊर्जा कह रहे हैं। अगर हम उस 2 रोटी को नहीं खाए होते तो क्या उस कार्य को, किसी कार्य को हम इफिशिएंटली हम किसी कार्य को कर पाते? नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया है? कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? हमारी ऊर्जा कहलाती है। अब आगे हम देखेंगे यह किसी भी पदार्थ में उसकी उत्तेजित या चल अवस्था द्वारा प्रदर्शित होती है। यह किसी भी पदार्थ में, मतलब ऊर्जा को अगर हमें देखना हो, ऊर्जा को हमें देखना है कि इस पार्टिकल्स में ऊर्जा है या नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे? जैसे जैसे किसी भी मटेरियल को, किसी भी मेटल को अगर वो ठंडी अवस्था में है, जैसे माइल्ड स्टील ही है, माइल्ड स्टील आप लोग जानते होंगे, हमारे कॉलेज के वर्कशॉप में बहुत सारे माइल्ड स्टील स्क्रैप के रूप में पड़े हुए हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स के रूप में पड़े हुए हैं। मैं ही जब प्रोजेक्ट को करवाता हूँ या फिर प्रोजेक्ट का काम होता है, तो उसमें क्या होता है, सारे स्क्रैप्स को मिला करके ही माइल्ड स्टील से हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं किसी भी यूजफुल नीडी प्रोडक्ट का। तो अगर माइल्ड स्टील उस लोहे को अगर ठंडी अवस्था में है तो उसकी आप देखेंगे, हार्डनेस टेस्ट करेंगे तो वो बहुत ही अधिक हार्ड होगा, बहुत ही अधिक कठोर होगा। लेकिन अगर उसको हम ऊर्जा दें, अगर हम उसे एनर्जी दें, एनर्जी किस फॉर्म में देंगे? हीट के फॉर्म में देंगे। एनर्जी किस फॉर्म में देंगे? हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा अगर हम उसे देते हैं तो आप क्या देखेंगे उसमें कि वो धीरे-धीरे गर्म होने लगेगा। लोहा हमारा क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा, ठीक है? अब जब गर्म होने लगेगा तो आप उसे और ऊर्जा दीजिए, और ऊर्जा दीजिए, इतनी ऊर्जा दीजिए कि वो रेड हॉट हो जाए। मतलब क्या हो जाएगा? कि वो लाल हो जाएगा, एकदम गर्म होकर के एकदम लाल हो जाएगा। तो उस अवस्था में क्या होना शुरू हो जाएगा? उसमें सॉफ्टनेस आनी शुरू हो जाएगी। जब वो रेड हॉट होना शुरू हो जाएगा तो उसमें सॉफ्टनेस आना शुरू हो जाएगा। सॉफ्टनेस मतलब कि उसमें पिघलाव शुरू हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्टी हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम उसे देखेंगे तो मतलब उसे अगर किसी बेंडिंग मशीन पे या फिर किसी भी चीज से हम उसे हैमर से, अगर गोल हमारा है, अगर वो लोहा हमारा सर्किल में है तो हम हैमर मतलब कि हथौड़े से उस पे वार कर करके बार बार हथौड़े से पीट पीट करके हम क्या कर लेंगे? उसको चिपटा बना लेंगे। क्या अगर उसको हम उसमें ऊर्जा नहीं दिए होते तो क्या ये हमारे लिए संभव था? उसे हम गोल से पत्ती के रूप में, स्ट्रिप के रूप में कन्वर्ट कर पाना? नहीं। लेकिन हमने जब उसको उसमें ऊर्जा दी और इस हद तक की दी कि उसमें सॉफ्टनेस आना शुरू हो गया, तब उसे किसी और रूप में हम ढाल लिए, किसी और रूप में उसे परिवर्तित कर लिए। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऊर्जा का संचारण। तो मैं आप लोग को समझाना अब चाह रहा हूँ कि जैसे जब वो माइल्ड स्टील हमारा ठंडी अवस्था में था तो वो बहुत ही कठोर था। क्यों कठोर था? इसलिए क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स थे बाबू, जो अंदर उसके मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, वो क्या थे? एक दूसरे से काफी क्लोजली पैक्ड थे। क्लोजली पैक्ड का मतलब हिंदी में क्या होता है कि एक दूसरे से चिपके रहना, एक दूसरे से एकदम स्टिकी किए रहना। जैसे जैसे अगर किसी एक लकड़ी है उसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है? तोड़ते हैं, अगर अकेली है तो टूट जाएगी, लेकिन अगर उसी के ऊपर एक लकड़ी और रख दें तो तोड़ेंगे तो जल्दी नहीं टूटेगी, एक और रख दें तो तोड़ेंगे तो और जल्दी नहीं टूटेगी। तो ऐसे-ऐसे करके अगर एक बंडल बना लिया 25-50 लकड़ियों का, 25-50 चीज़ों का, तो क्या होगा कि वो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि वो एक दूसरे से पास चिपके हुए हैं, एक दूसरे के पास में चिपके हुए हैं। तो ठीक उसी प्रकार माइल्ड स्टील हमारा जो है, जो हमारा लोहा है, वो एक दूसरे के पार्टिकल्स ठंडी अवस्था में चिपके हुए हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। लेकिन लेकिन जब हम उसे ऊर्जा देना शुरू करते हैं, ऊर्जा देना जब हम शुरू करते हैं तो ऊर्जा जो हमने परिवेश से, सराउंडिंग से आग लगाई,
सराउंडिंग से आग लगाई और उसमें ट्रांसमिट करना, भेजना शुरू किए। तो जब हम भेजना शुरू किए तो आप देखोगे कि माइल्ड स्टील हमारा गर्म होने लगा, माइल्ड स्टील हमारा गर्म होने लगा और गर्म होने के बाद रेड हॉट हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स थे एक दूसरे से दूर जाने लगे, एक दूसरे से क्या होगा, दूर जाने लगेंगे। ये चीजें आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देगी, लेकिन मैं बता रहा हूं एक उदाहरण के तौर पे, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगी। और जब दूर जाने लगेंगी तो उनकी बॉन्डिंग टूटने लगेगी, उनकी बॉन्डिंग टूटने लगेगी और एक दूसरे से सॉफ्टनेस आने शुरू हो जाएगी, सॉफ्टनेस आना शुरू हो जाएगी। अगर वही चीज अगर हमारा ठंडी अवस्था में होता तो वो क्या होते, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास होते हैं और वो स्टिक होते हैं, एकदम स्टिकली होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि उसमें ऊर्जा का जैसे संचारण शुरू हुआ, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर दिए। तो आप यहाँ पे देखिए, जो लाइन यहाँ पे लिखी थी, यह किसी भी पदार्थ में उसकी उत्तेजित या चल अवस्था द्वारा प्रदर्शित होती है। मतलब जो ऊर्जा होता है उसकी ऊर्जा जो होती है उसकी उत्तेजना, मतलब कि एक्साइटमेंट, मतलब पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स थे वो काफी एक्साइट हो गए ऊर्जा पा करके और एक दूसरे से दूर भागना शुरू किए। तो इससे हम पता लगाते हैं कि उसमें ऊर्जा कितना है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा था ऊर्जा के बारे में। और एक एक लाइन है ऊर्जा के बारे में जिसको आपको हमेशा लिखना होगा कि ऊर्जा, देखो, ऊर्जा 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 को न नष्ट किया जा सकता है और ना ही उपजाया जा सकता है। मतलब क्या है, ऊर्जा को आप कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, वो किसी न किसी फॉर्म में ऊर्जा जो है हमारा स्टोर्ड हो जाता है। जैसे अगर हमने उसको हीट एनर्जी ही दी, हीट एनर्जी हमारा जब ठंडा होगा तो कुछ हीट एनर्जी हमारा लॉस होगा। लॉस होगा क्या, वातावरण में जाएगा। वातावरण में भी बाबू जा करके वो हीट एनर्जी गायब नहीं होता, किसी ना किसी फॉर्म में बदल जाता है, खत्म नहीं होता, किसी ना किसी फॉर्म में बदल जाता है। बस हम उसे महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। ठीक है, कुछ हमारा उसी माइल्ड स्टील में स्टोर्ड हो जाएगा। जैसे उसी ऊर्जा के कारण ही हो सकता हो माइल्ड स्टील में हमारी ऐठन आ जाए, हो सकता हो थोड़ा सा खिंचाव आ जाए, तो ये सब क्या होगा, उसी में स्टोर्ड हो गया और कुछ ऊर्जा हमारे एटमॉस्फेयर में उड़ गए। तो मतलब क्या हुआ कि किसी ऊर्जा को ना ही उपजाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, समझ में आई बात। इसे सिर्फ हम केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे जनरेटर का एग्जांपल देखिए, जनरेटर में जब हम स्टार्ट करते हैं जनरेटर को तो जो हैंडल होता है उसको आगे वाले शाफ्ट में पहनाते हैं और उसे तेजी से घुमाना शुरू करते हैं। मतलब क्या है बाबू, उसे हम क्या दे रहे हैं, यांत्रिकी ऊर्जा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उसे हम, यांत्रिकी ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी उसे हम दे रहे हैं। तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो मैंने उसको दिया, ये जो मैकेनिकल एनर्जी हमने उसको दिया, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। वो शाफ्ट रोटेट करके अंदर जा करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मोटर लगा होता है, कन्वर्जन लगा होता है, ये सारी चीजें क्या करेंगी, कन्वर्ट करना शुरू करेंगी और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे फैन हुआ, फैन को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया और फैन में हमारे रोटेशन आना शुरू हुआ, शाफ्ट हमारा, बियरिंग हमारा रोटेट करना शुरू किया और हमारा विंड एनर्जी हमको मिलना शुरू हुआ। मतलब क्या है, ये सारे क्या हैं, ये सभी जो हैं एनर्जी का कन्वर्जन ही तो है। जैसे दूसरा एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोगों को, टाइडल एनर्जी। टाइडल जैसे पानी का जो बहाव होता है, पानी अगर ये जो पावर प्लांट आपको शायद सब्जेक्ट होगा आपका, नहीं सेकंड ईयर में होगा, इलेक्ट्रिकल में है। तो क्या होगा कि उसमें जो है एक फैन की तरह, आप लोग टीवीज में भी देखे होंगे, फिल्म्स में भी देखे होंगे
एक दूर पे हवा, दूर पे क्या लगा रहता है, एक एक टावर की तरह एक बहुत ऊंचा सा एक रॉड होता है और उस पे 3 पत्तियां लगी हुई हैं, 3 पत्तियां लगी हुई हैं। और जब हवा का बहाव होता है, हवा का बहाव होता है तो उसके पंखे से टकराती हैं, उसके पंखे से टकराती हैं और वहां पे वो घूमना शुरू करता है। तो हवा से यानी कि विंड एनर्जी उसको दिया, ब्लेड्स को दिया, उसके फैन के पत्तों को दिया, और क्या हुआ, वहां पे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुआ। अब उस मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या करेंगे, विद्युत बनाना शुरू कर देंगे। ठीक उसी तरीके से आप देखोगे, जैसे ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में हम क्या देते हैं, केमिकल एनर्जी देते हैं, केमिकल एनर्जी देते हैं। केमिकल एनर्जी के रूप में हमने क्या दिया, पेट्रोल दिया। मतलब क्या है, ये रासायनिक ऊर्जा है। क्या है ये, रासायनिक ऊर्जा है। और इससे हम क्या पा गए, वर्क डन पा रहे हैं। क्या कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्जन हो गया। तो ठीक कि क्या है कि हर जगह क्या है, हम सीधी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते। सीधी ऊर्जा मतलब कि जैसे डायरेक्ट हमें एक ये ऊर्जा चाहिए तो कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन कोई और ऊर्जा अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया और हमको उसको मैकेनिकल में कन्वर्जन करना है तो मैकेनिकल में भी हम कर सकते हैं, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा था कि एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, विद्युत ऊर्जा के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब क्या है कि मैं अब विद्युत ऊर्जा के आपको लाभ के बारे में बताऊंगा, लाभ के बारे में बताऊंगा। इसमें पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट देखिए, विद्युत ऊर्जा की सरलता से ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को सरलता से ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, जैसे कि विद्युत, जैसे कि जैसे कि अभी को मैंने आपको बताया कि विद्युत ऊर्जा से मैकेनिकल एनर्जी में, जैसे देखो बाबू, आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में एक समय था पेट्रोल और डीजल का, और एक समय हुआ सीएनजी का, एलपीजी का, और आज के टाइम में देखिए इलेक्ट्रिक मोटर्स आने शुरू हो गए। इलेक्ट्रिक मोटर्स आने शुरू हो गए, इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी से चलना हुआ। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम मैकेनिकल में सुगमता से, आसानी से बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब वही है, ये क्या है, हमारा लाभ ही तो है कि विद्युत ऊर्जा को हम आसानी से, सरलता पूर्वक, सुगमता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी और ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट देखिएगा, विद्युत ऊर्जा के उपयोग से, विद्युत ऊर्जा के उपयोग से, विद्युत ऊर्जा के उपयोग से समय की बचत होती है। जाहिर सी बात है, सबसे फास्ट एनर्जीज जो हमारी आती है वो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा जो हमारी है, विद्युत ऊर्जा जो हमारी है वो समय बचाती है। समय बचाती इन द सेंस है कि जैसे देखिए, अगर इसी पंखे को, अगर हमारा ये पंखा जो चल रहा है, जो आपके घरों में पंखा जो चलता है ऊपर, अगर इसे घुमाना होता हमको किसी और माध्यम से, किसी और ऊर्जा से, हाँ, तो क्या होता, उसमें समय लगता, और हो सकता है कि उतनी इफिशिएंटली हमारा पंखा नहीं चलता, उतनी आसानी से हमें, उतनी सुगमता से हमें हवा नहीं देता। लेकिन हम क्या किए हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसे कन्वर्ट किए हैं, कनेक्ट किए हैं, संपर्क मिलाए हैं। तो वो क्या करते हैं, हम एक स्विच को दबाया और पंखा हमारा ठीक तुरंत जो है उसी स्पीड से रोटेट करना शुरू कर दिया, और हमें आसानी से, सुगमता से हवा का ऊर्जा देना शुरू कर दिया, विंड एनर्जी देना शुरू कर दिया। तो दूसरा पॉइंट जो आपका सेटिस्फाई कर रहा है, विद्युत ऊर्जा के उपयोग से समय की बचत होती है, समय की बचत होती है। तो आपको बताया मैंने कि जैसे स्विच ऑन किया तुरंत वो चलना शुरू कर दिया। मतलब क्या है, यहाँ पे समय की बचत होनी शुरू हो गई। अब देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक मीटर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स आ रहे हैं। पहले क्या होता था, एनालॉग मीटर्स, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक मीटर्स, डिजिटल मीटर्स, कन्वर्जन आ गया। तो एनालॉग मीटर में क्या होता था बाबू, जो स्पीड मीटर है, जैसे आप लोग बाइक जब यूज करते होगे, कार जब यूज करते होगे, तो उसमें आप देखे होगे
कि जब आप गाड़ी को चलाना शुरू करते हो तो सुई एक उठनी शुरू होती है। जैसे 20 पे है तो 20 की स्पीड बताएगी, 40 है, 50 है, 60 है, तो वहां पे देखोगे क्या कि धीरे धीरे उठ रही है और आप एक अनुमान लगाते हो कि नहीं 40 की चल रही है। अब इलेक्ट्रिकल के ज़माने में क्या किया, इलेक्ट्रिक ऊर्जा के ज़माने में क्या किया कि तुरंत 20 चल रहा है तो 20 बताएगा, 22 हो गया तो 22 बताएगा, 21 हो गया तो 21 बताएगा, 23 हो गया तो 23 बताएगा। तो मतलब क्या है, दूसरे पॉइंट के अनुसार अगर देखा जाए तो विद्युत ऊर्जा के उपयोग से समय बचा रहा है हमारा। मतलब तुरंत तुरंत हमारा क्या है, नोटिफाई कर रहा है हमें, तुरंत तुरंत हमें बता रहा है कि नहीं 30 की है, 32 की है, 33 की है, और समय को हमारे बचा रहा है डिजिटली। और हमें एक एक्यूरेट रीडिंग देता है, ये हमें क्या दे रहा है, एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप दूसरा पॉइंट भी समझ गए होंगे। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सुगमता से हो सकता है। देखिए, जिसको मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा को कहीं पहुंचाने के लिए बहुत बड़े स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। एक तार के माध्यम से हम पोल से तार को लिए और तार को ले आकर के अपने मीटर में कनेक्ट कर दिया और हमारे पूरे घर में बिजली फैल गई, बिजली हमारे पूरे घर में फैल गई और हमें दिख भी नहीं रही है, लेकिन बस स्विच लगी हुई है और अरेंजमेंट हमारा अंडरग्राउंड हुआ है। तो मतलब क्या है, ट्रांसमिशन जो है हमारा और डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा बहुत ही आसानी से और सुगमता से होता है। चौथा देखिए, चौथा पॉइंट, इसके द्वारा चलने वाले यंत्रों की दक्षता अधिक होती है। इसके द्वारा मतलब विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो यंत्र यानी कि जो अप्लायंस चलते हैं उस क्या होते हैं, काफी दक्ष होते हैं, काफी इफिशिएंटली वर्क करते हैं। वर्क वर्क का लॉस बहुत कम होता है, आउटपुट पे हमें वर्क का लॉस बहुत कम होता है। जैसे जैसे अगर हम एसी चला रहे हैं घर में, एयर कंडीशन चला रहे हैं, वो किससे चलता है, एसी से चलता है। अब अगर हमने स्विच ऑन किया और 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने मेंटेन कर दिया तो क्या करेगा, एनी हाउ कैसे भी करके पूरे कमरे के वातावरण को 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला देगा जल्दी से जल्दी। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं विद्युत ऊर्जा के माध्यम से बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें दक्षता पूर्वक कार्य करते हैं, दक्षता पूर्वक कार्य करते हैं। तो दक्षता का मैंने उदाहरण दिया, जैसे बिजली है, हमें जिस काम के लिए जिस चीज को लगाया है